Let's start with the part two. So there are some important points. So provision will always be measured on pre-tax basis as tax consequences will be covered by Ind AS 12. मतलब जो भी प्रोविजन हम बना रहे हैं वो प्री टैक्स होने चाहिए, उसमें टैक्स की कंसिक्वेंसेस मतलब टैक्स की जो इफेक्ट है वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्रोविजन हमेशा प्री टैक्स ही बनते हैं। उसके बाद जो पीएनएल में जो अपन एडजस्टमेंट करते हैं टैक्स का वो होता है। सो प्री टैक्स ही लेने सकते हैं। Second point, if expected settlement of provision is due after 12 months, then provision will be accounted at its present value. मतलब इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर है। सो इफ एक्सपेक्टेड सेटलमेंट ऑफ प्रोविजन इज ड्यू आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब अगर हमें लगता है कि जो अपना प्रोविजन हमने बनाया है उसका सेटलमेंट 12 महीने के बाद होगा, तो उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाके उसका अकाउंटिंग करनी है। रेट ऑफ डिस्काउंटिंग विल ऑल्सो बी प्री टैक्स, मतलब जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग होगी वो प्री टैक्स होगी, उसमें भी टैक्स का कंसिक्वेंसेस नहीं होगा, वो अपने एस में देखा जाएगा। Then point is provision should be reviewed at the end of every reporting period and revised if required. मतलब हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे, हर एक रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में अपन को रिव्यू करना है कि प्रोविजन बराबर है कि नहीं, और अगर अपन को रिवाइज करना हो तो हम रिवाइज भी कर सकते हैं। And the last point is risk and uncertainties. Risk and uncertainties are always associated with the amount of provision. Hence, always apply prudence such that incomes and assets are not overstated and expense and liabilities are not understated. मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई अपन को प्रूडेंस लगाना चाहिए जिससे इनकम्स इनकम्स एंड असेट्स जो है वो ओवरस्टेट ना हो जाए। इनकम्स और असेट्स बहुत बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड ना देखे, ओवरस्टेट ना हो जाए। और जो दूसरे जो लायबिलिटी और एक्सपेंसेस है, सो लायबिलिटी और एक्सपेंसेस अंडरस्टेट ना हो जाए, ये दो चीज अंडरस्टेट ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। बस इतना ही पॉइंट है कि भाई इसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती है अमाउंट ऑफ प्रोविजन के रिलेटेड। सो इसमें अपन को ध्यान रखने का कि इनकम्स और असेट्स बहुत ज्यादा ओवरस्टेट ना कर दे, और जो लायबिलिटी और एक्सपेंसेस है वो ज्यादा अंडरस्टेट ना कर दे, बस उतना ही पॉइंट है। नाउ दस अ स्पेशल पॉइंट्स की इंट्रोडक्शन हो रही है कि भाई इन स्पेशल पॉइंट्स में अपन अकाउंटिंग कैसे करते हैं। सो फर्स्ट इज फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज। मतलब इसमें क्या है कि फ्यूचर में होने वाला जो भी इवेंट्स है उसका, फ्यूचर में होने वाला जो भी ऑपरेटिंग लॉसेस है उसका प्रोविजन बनाना चाहिए कि नहीं। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन इज नो प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस एज इट डज नॉट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट्स। मतलब अपने डेफिनेशन में ही ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। अब इसमें इवेंट ही फ्यूचर है तो अपन लेके करेंगे ही क्या, मतलब उसको उसका कोई प्रोविजन नहीं बनता। सो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस में इंडिकेट इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, हेंस एंटिटी शुड गो फॉर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग एज पर इंड एस 36। मतलब ये क्या बोल रहा है कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के अपन को इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस होने वाला है, कोई प्रोडक्ट बेकार होने वाला है, कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू होने वाला है, तो अपन उसमें असेट्स का इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे और उसके हिसाब से इम्पेयरमेंट की ट्रीटमेंट देके इंडेक्स 36 में उसको इम्पेयरमेंट के थ्रू दिखा देंगे, इसको प्रोविजन के थ्रू नहीं दिखाएंगे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को। नाउ द second thing is executory contract, a contract under which one or more party is or are yet to perform obligation, then such contract is called executive contract। मतलब एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है, दूसरे पार्टी का परफॉर्म करना बाकी है, मतलब कुछ भी हो सकता है। एक पार्टी ने परफॉर्मेंस दे दिया है और पेमेंट करना बाकी है, या फिर किसी का एडवांस पेमेंट आ गया है और अपन का परफॉर्मेंस देना बाकी है। सो कोई भी हो सकता है। सो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट इसे बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज entity is not required to make any provision for pending performance obligations। मतलब अपन को ऐसा जो परफॉर्मेंस पेंडिंग है उसके लिए अपन को कोई प्रोविजन नहीं बनाया। अगर पेमेंट बाकी है तो अपन वो क्रेडिटर्स में दिखाएंगे ना, उसका प्रोविजन थोड़ी बना देंगे। तो वो यही पॉइंट है। सो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन नहीं बनता। एंटिटी में शो पेनल्टी और कंपेंसेशन पेबल ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी इन नोट्स टू अकाउंट्स। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई कोई ब्रीच, अपन को लग रहा है कि भाई पेनल्टी आने वाली है, तो उसको अपन नोट्स टू अकाउंट में दिखा देंगे, उसको अपन बैलेंस शीट में शोकेस नहीं करेंगे, उसको नोट्स टू अकाउंट में कंटिजेंट एज ए कंटिजेंट लायबिलिटी शो कर देंगे। बस यही पॉइंट है। सो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि भाई प्रोविजन नहीं बनाना है, और जो भी अपन को लग रहा है कि पेनल्टी लगेगी तो उसको अपन नोट्स टू अकाउंट में दिखा देंगे, बस इतना ही पॉइंट है। Now, onerous contracts. Certain executive contracts becomes onerous, which means such contracts have unavoidable costs which exceeds benefit from such contracts. Make provision for losses of such contracts. अब इसमें क्या, बिल्डिंग का एक एग्जांपल था कि अपन ने पहले ऐसा ऐसा एस्टिमेट किया था कि 50 लाख की बिल्डिंग बन जाएगी, और अपन ने अपनी कॉस्ट 35 लाख ऐसा एज्यूम किया था कि
15 lakhs का मार्जिन होगा। बट अब जब काम शुरू किया, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस आ गई, तो उससे हमारी कॉस्ट 52 lakhs हो गए। तो जितना बेनिफिट था, जितना जो अपन को कंसिडरेशन मिलने वाला था, उससे भी ज्यादा हो गए। तो ये जो 2 लाख का है, उसका अपन प्रोविजन बना सकते हैं। सो ओनरियस कॉन्ट्रैक्ट्स में अपन कर सकते हैं। सो मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स। नोट, प्रोविजन रिलेटिंग टू ओनरियस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्सेप्शन टू द प्रोविजन फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब ये क्या बोल रहा है, ओनरियस कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि जो अपन ने जो पहले दो पढ़े, जो क्योंकि इसमें दोनों है, फ्यूचर फ्यूचर मतलब ये जो अपन ने जो बिल्डिंग वाला एग्जांपल लिया वो फ्यूचर में होने वाला है, सो वो फ्यूचर ऑब्लिगेटरी इवेंट भी है। और सेकंड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब अपन का क्या परफॉर्मेंस करना, मतलब उसको बिल्डिंग देना बाकी है। तो उस उन दोनों का ये एक्सेप्शन है। बट ओनरियस कॉन्ट्रैक्ट का जो ये पॉइंट है कि अपन प्रोविजन बना के लॉस बुक कर सकते हैं, लॉस का प्रोविजन बना सकता है, वो सिर्फ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हो सकता है, और स्पेसिफिक मतलब पूरे बिजनेस के लिए नहीं हो सकता, एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए हो सकता है। Now, fourth exception is protection of environment. If damages are caused by entity to the environment and now obligation arises, either legal or constructive, then make a provision. मतलब if damages are caused, पहले ही अपन ने damages cause कर दिए है और अब obligation आ रही है, तो उसका provision बनाओ. Second point is if damages are not done but any law requires improvement for future, then any expenses relating to the restoration of environment will be treated as asset or expense when incurred. मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा कोई डैमेज नहीं हुआ है, पर अब गवर्नमेंट ने लॉ ही ला दिया है कि आपको ये सब करना पड़ेगा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। तो उसके लिए अपन ऐसे असेट बना सकते हैं या तो एक्सपेंस कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या है कि अगर फायर इक्विपमेंट की फैसिलिटी लगानी है, तो वो एक असेट है क्योंकि उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा। या फिर सेकेंड पॉइंट है कि कोई रिकरिंग एक्सपेंस है, तो अपन पीएनएल में राइट ऑफ करते जाएंगे। However, any penalty or fine relating to non-compliance of above law may result into provision। मतलब अगर ऐसा है कि भाई अपन ने ये अपन को पता है कि भाई लॉ वाले ने गवर्नमेंट ने ये लॉ ला दिया है कि ये सब लगाना पड़ेगा, पर अपन ने नहीं लगाया, अपन शांति से बैठे कि भाई नहीं लगाना है अपन, तो अपन सोच के बैठे कि भाई कभी भी पेनल्टी लग सकती है, तो उसका प्रोविजन बना सकता है। Now, staff retraining cost. Fifth point is staff retraining cost. So, if an entity is required to retrain staff due to industry practices, then such expenses will be accounted as and when incurred, and no provision will be made. ठीक, स्टाफ रिटेनिंग कॉस्ट का थोड़ी कोई प्रोविजन बनाते हैं, जब होगा तब करेंगे भाई, तब उसकी अकाउंटिंग देख लेंगे। उसका थोड़ी के प्रोविजन बनाएंगे कि 1 साल के बाद इतना स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो वो एक अननेसेसरी फालतू का पॉइंट है। ठीक है। Sixth point is provision for role. If the entity has a present obligation to dismantle or restore any asset or situation, then necessary provisions will be made. When such obligation arises, apply discounting if required। मतलब इसमें क्या है कि ड्रोल की प्रोविजनिंग कब कब करनी होती है? स्टार्टिंग ऑफ द जब असेट ले लिया है कि भाई अपन को पता है कि 5 साल के बाद इसको डिकमिशनिंग करना पड़ेगा, तो उसका अभी से प्रोविजन बनाने का शुरू कर देने का और उसका डिस्काउंटिंग इफेक्ट देना शुरू कर देने का, वही है प्रोविजन फॉर रोल जो अपन ने पहले पढ़ा है। सेवन, रिपेयर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉलिंग ऑफ असेट। नेवर क्रिएट अ प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग ऑफ असेट। मतलब रिपेयर इंस्पेक्शन कॉस्ट है, जब होगा वो देखा जाएगा, उसके लिए थोड़ी कोई प्रोविजन बनाएंगे। तो बस इतना ही पॉइंट है, इजी है, बस जस्ट गो थ्रू करना है, शांति से हो जाएंगे, उतने कुछ डिफिकल्ट पॉइंट्स नहीं है।